दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार चैनल में फिर से। ठीक है, हम लोग यूपीएससी के एग्ज़ाम्स के जो पीटी होने वाला है 2023 में, उसके लिए टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं। ये हमारा 6वां टेस्ट है। ठीक है, 25-25 प्रश्नों को शामिल किया जाता है प्रत्येक टेस्ट में। ठीक, जिससे वीडियो ज़्यादा बड़ा भी ना हो और समझ में भी आ जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेक्चर होने से बाकी चीज़ें भूलने लगती हैं। ठीक, तो बाकी अगर आपने नहीं पिछले वीडियो देखे हैं तो चैनल पे हैं, प्लेलिस्ट भी है, आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ इसी के साथ हमारे रेगुलर के करंट अफेयर्स टेस्ट भी हो रहे हैं, और उसके साथ यूपी पीसीएस जो 2023 में होने वाला है और समीक्षा अधिकारी का होने वाला है। अगर आप वो भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज़ शुरू की गई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो ये हमारा 6वां टेस्ट है। हमने 25 तक के प्रश्नों को देख लिया था, आज 26 से लेके 50 तक प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज का हमारा प्रश्न शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रश्न है, निर्वाचन आयोग मतलब इलेक्शन कमीशन द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, निर्वाचन आयोग द्वारा जो राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त होते हैं उनके बारे में पूछा गया है प्रश्न। ठीक, तो पहला कथन है, निर्वाचन आयोग राजनीतिक दलों को निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। बिल्कुल सही है। ठीक है, जो निर्वाचन आयोग होता है वो निर्वाचनों के उद्देश्य से राजनीतिक दलों का पंजीकरण करता है। ठीक, उसके बाद क्या होता है, और निर्वाचनों में उनके प्रदर्शन के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय दल या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता देता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही है। दूसरा है, निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई मान्यता निर्वाचनों में उनके कुछ विशेषाधिकारों को निर्धारित करती है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक, आयोग द्वारा राजनीतिक दलों को दी गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकार निर्धारित करती है, जैसे दल के प्रतीकों का आवंटन, राज्य के स्वामित्व वाले टेलीविज़न और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण के लिए समय का प्रावधान और मतदाता सूची तक पहुंच आदि। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ठीक है, सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं तो किस किस विभाग में अध्यक्ष होते हैं? तो ये होते हैं, नीति आयोग के तो अध्यक्ष होते ही हैं, पता ही है। ठीक है, उसके बाद ये अध्यक्ष होते हैं अंतर्राज्यीय परिषद के, राष्ट्रीय एकता परिषद, मतलब तीनों के जो है ये अध्यक्ष होते हैं। ठीक, तो हमारा तीनों ऑप्शन सही है। ठीक, नीति आयोग का गठन कब किया गया था? 1 जनवरी 2015 को। ठीक, ये तो जानते ही होंगे। अगला प्रश्न है हमारा, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो प्रश्न है, मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, ये संविधानेतर निकाय है। बिल्कुल सही है, ये संविधानेतर निकाय होती है। ठीक है, मंत्रिमंडलीय समिति। अन्य शब्दों में कहें तो संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, हालांकि इसके कार्य संचालन के नियमों में इसकी स्थापना के बारे में उपबंध है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। दूसरा है, सभी मंत्रिमंडलीय समितियों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। नहीं, ये गलत है, सभी की अध्यक्षता नहीं करते हैं। इस समितियों के अध्यक्ष आमतौर पर प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन कभी कभी मंत्रिमंडल के अन्य मंत्री, विशेष रूप से गृह मंत्री या वित्त मंत्री भी इनके अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि यदि प्रधानमंत्री किसी अन्य समिति का सदस्य हो तो वह हमेशा उसकी अध्यक्षता करता है, इसलिए दूसरा सही नहीं है। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। आगे है अगला प्रश्न, देखिए पूछा गया है, वैश्विक अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सोसाइटी फॉर वाइल्ड लाइफ इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन स्विफ्ट शुरू किया गया है।
निम्नलिखित में से कौन से कथन को सही संदर्भित करता है सही रूप से? ठीक है, तो शिफ्ट आप जानते ही होंगे। ठीक है, ये जो है शिफ्ट के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो ये क्या होता है, इसको बोला जाता है सोसाइटी फॉर वाइल्ड लाइफ इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। ठीक है, यानी अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे है ये जो है स्विफ्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय भुगतान गेटवे है। तो इसके बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो इसमें जो है पहला ही कथन सत्य है। यह सुरक्षित वित्तीय संदेश सेवा प्रदान करके लेन देनों की जानकारी को सत्यापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। स्विफ्ट के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इससे पहले केवल एक देश अर्थात ईरान को स्विफ्ट प्रणाली से बाहर किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप ईरान को उसके 1/3 विदेश व्यापार की हानि हुई थी। ठीक है, स्विफ्ट का उद्देश्य क्या है? स्विफ्ट जो है वास्तव में धन का हस्तांतरण नहीं करता, मतलब जो पैसे होते हैं वो ट्रांसफ़र नहीं करता, बल्कि यह 200 से अधिक देशों में 11,000 से अधिक बैंकों को सुरक्षित वित्तीय सेवा प्रदान करके लेन देनों की जानकारी को सत्यापित करने वाले एक माध्यम के रूप में कार्य करता है। ठीक है, स्विफ्ट का यही कार्य है। ठीक, यह 11 औद्योगिक देशों के केंद्रीय बैंकों की देखरेख में कार्य करता है। इसमें बेल्जियम के अतिरिक्त कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, नीदरलैंड, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में निर्वाचन की फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम आप जानते ही होंगे, जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें देखिए, इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करता है। बिल्कुल सही है, पहला तो ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है कि इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को 50% से अधिक मत प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरा ऑप्शन गलत है। क्यों? क्योंकि इस प्रणाली के अंतर्गत विजेता प्रत्याशी को बहुमत अर्थात 50% प्लस 1 मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। चुनावी प्रतिस्पर्धा में जो प्रत्याशी अन्य सभी प्रत्याशियों से अधिक मत प्राप्त करता है, अर्थात जो सबसे पहले विजयी पोस्ट पार कर लेगा, यानी विनिंग पोस्ट जो होती है वो पार कर लेता है, वही विजेता होता है। ठीक है, इस विधि को सरल बहुमत प्रणाली मतलब प्लूरिटी सिस्टम भी कहा जाता है। ठीक है, भारत और यूनाइटेड किंगडम में जो है इस निर्वाचन प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट अगर पूछे कहाँ उपयोग किया जाता है, तो भारत और यूके में। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा देखिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित है। ठीक है, चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित है। तो प्रश्न है, चुनावी बॉन्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? सभी राजनीतिक दल चुनावी बॉन्ड के माध्यम से धन प्राप्त करने के पात्र हैं। गलत है। क्यों? क्योंकि केवल ऐसे राजनीतिक दल जो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जानते ही होंगे, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29A के तहत पंजीकृत हैं। ठीक है, और जिन्हें लोकसभा या राज्यसभा की विधानसभा के पिछले आम चुनाव में डाले गए मतों के कम से कम 1% से मत प्राप्त हुए हैं, ठीक है, चुनावी बॉन्ड प्राप्त करने के पात्र होंगे। ठीक, अगला है, चुनावी बॉन्ड किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं खरीदा जा सकता। बिल्कुल गलत है ये भी। ठीक है, चुनावी बॉन्ड को जो है इस योजना देखिए चुनावी बॉन्ड जो होता है, भारत सरकार ने चुनावी बॉन्ड योजना जो है 2018 को जनवरी 2018 में से अधिसूचित किया था। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि इस योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्ड की खरीद ऐसे व्यक्ति द्वारा की जा सकती है जो भारत का नागरिक हो या भारत में निगमित अथवा स्थापित हो। व्यक्ति विशेष के रूप में कोई भी एक व्यक्ति एकल रूप से या अन्य व्यक्तियों के साथ संयुक्त रूप से, मतलब कई लोग मिल के चुनावी बॉन्ड की खरीद कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा इसमें गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ना तो 1 ना तो 2। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन चुनना है हमको। ठीक है, मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी शाखा है और यह सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। सही है। ठीक है, क्यों सही है? क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत इंगित करता है कि मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी शाखा होती है और सामूहिक रूप से संसद की ओर से शासन करती है। दूसरा है, सभी मंत्रियों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हों जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा सही है। ठीक है, यह सिद्धांत यह भी इंगित करता है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की किसी नीति या निर्णय से सहमत नहीं है, कोई मंत्री, तो उसे या तो निर्णय को स्वीकार करना होगा अथवा त्याग पत्र देना होगा। इस प्रकार सभी मंत्रियों के लिए यह बाध्यकारी है कि वे ऐसी नीति का अनुसरण करें या उससे सहमत हों जिसके लिए सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मतलब दोनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दिए गए हैं कथन, कौन से सही है? इसकी सदस्यता 4 महाद्वीपों तक विस्तारित है। सही ऑप्शन है। ठीक है, इसकी सदस्यता 4 महाद्वीपों तक इस विस्तारित है। कौन कौन से आ जाएंगे उसमें? अफ्रीका आ जाएगा। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। ठीक, उसके बाद एशिया आ जाएगा। ठीक है, एशिया आ जाएगा, फिर आ जाएगा यूरोप आ जाएगा। ठीक, उसके बाद आ जाएगा दक्षिण अमेरिका। ठीक है, दक्षिण अमेरिका, बाकी नहीं आएंगे। ठीक, ये 4 महाद्वीपों तक विस्तारित है, अफ्रीका, एशिया, यूरोप और दक्षिण अमेरिका तक। ठीक है, यही चारों देश हैं के 57 देश शामिल हैं। ठीक है, इसमें इन चारों जो है महाद्वीपों के 57 देश, कितने? 57 देश OIC में। ठीक है, तो ये प्रीलिम्स का सवाल भी है, RO में भी पूछा जाता है, PCS में भी पूछा जाता है कि OIC के सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 57 है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है हमारा, हाल ही में भारत को एक पर्यवेक्षक सदस्य का दर्जा दिया गया है। गलत है। ठीक है, वर्ष 2019 में क्या हुआ था कि भारत ने OIC के विदेश मंत्रियों की बैठक में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में अपनी प्रथम उपस्थिति दर्ज की थी। ठीक है, भारत को OIC का पर्यवेक्षक दर्जा प्राप्त नहीं है। ठीक है, तो केवल ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। सही उत्तर चुनना है। इसका गठन पुंछी आयोग की सिफारिशों के आधार पर किया गया था। गलत है। ठीक है, जो इसका गठन किया गया था अंतर्राज्यीय परिषद का, वो 1990 में किया गया था। ठीक है, अब किसकी सिफारिश पे? सरकरिया आयोग, नाम सुने होंगे, सरकरिया आयोग। ठीक है, सरकरिया आयोग की सिफारिश पर जो है इसका गठन किया गया था। सरकरिया आयोग की सिफारिशों का अनुसरण करते हुए VP सिंह, ठीक है, कौन? VP सिंह द्वारा जो है VP सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने किया था। तो ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जनता दल सरकार ने VP सिंह के सहयोग से 1990 सरकारिया आयोग की सिफारिशों के अनुसार किया गया था। ठीक, दूसरा है, इसका सचिवालय क्षेत्रीय परिषदों के सचिवालय के रूप में कार्य करता है। ये सही स्टेटमेंट है। ठीक है, ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल दूसरा सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, धन विधेयक के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो चलिए बताते हैं आपको। सही कथन चुनना है। ठीक, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सही है। ठीक है, सभी धन विधेयक वित्त विधेयक तो हो सकते हैं, लेकिन सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। अब देखिए, मैं वित्त विधेयक बता देता हूँ। वित्त विधेयक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। वित्त विधेयक
वित्त विधेयक वो होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। पहला हो जाएगा हमारा धन विधेयक। वित्त विधेयक जो है धन विधेयक है, लेकिन विधेयक धन विधेयक कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 110 110, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा हमारा हो जाएगा वित्त विधेयक फर्स्ट। वित्त विधेयक जो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट वो हो जाएगा अनुच्छेद 117 का एक क्लॉज 1। और वित्त विधेयक सेकंड जो है हमारा हो जाएगा, वित्त विधेयक सेकंड हो जाएगा 117 का क्लॉज 2। ये अनुच्छेद है, ठीक है। 117 क्लॉज 1, 117 क्लॉज 3, सॉरी 2 की जगह 3, ठीक है। तो वित्त विधेयक हो गए 3 प्रकार के। ये तीसरा है हमारा वित्त विधेयक तीसरा। तो ये हो गए हमारे 3 प्रकार के। अब जो है प्रश्न पहला जो है कहता है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, ठीक है, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। सही है। क्यों? क्योंकि इस वर्गीकरण के अनुसार सभी धन विधेयक वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। जो धन विधेयक होते हैं वित्त विधेयकों की श्रेणी में आते हैं। यद्यपि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते हैं। केवल ऐसे वित्त विधेयक ही धन विधेयक होते हैं जिनमें अनन्य रूप से ऐसे विषय शामिल हैं जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। किसमें? 110 में किया गया है, 110 में किया गया है। दूसरा ऑप्शन है हमारा धन विधेयक को पारित करने के लिए आहूत संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। धन विधेयक के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ठीक है। जो है संयुक्त बैठक लिखा है, इसका प्रावधान संविधान में नहीं है। तो केवल ऑप्शन 1 सही है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, ठीक है। एक तरफ विषय दिए गए हैं, एक तरफ सूची। अब देखिए, संघ सूची के कौन कौन से विषय हैं, राज्य सूची के कौन कौन से विषय हैं, और समवर्ती सूची के कौन कौन से विषय हैं, ये जानना जरूरी है, ठीक है। जब ये जानेंगे तो हम एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से प्रश्न को अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो जो वन होता है वो किस में शामिल है? तो वन शामिल होता है समवर्ती सूची में। किस में? समवर्ती सूची में। तो पहला हमारा ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। कृषि जो है, कृषि राज्य का विषय है, ये तो आप जानते हैं। तो हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। शिक्षा जो होती है, ठीक, शिक्षा वो समवर्ती सूची में शामिल होती है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। तो केवल ऑप्शन बी सही है, ठीक। नहीं, शिक्षा तो सही है समवर्ती सूची में, ठीक। मेरा वो सेंस ही गलत हो गया थोड़ा सा। वन जो होता है वो समवर्ती सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, और शिक्षा भी समवर्ती सूची का विषय है। तो दूसरा और तीसरा सही है, ठीक है, दूसरा और तीसरा सही है। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय शामिल हैं। संघ सूची में जो है युद्ध और शांति, नौसेना, सेना, वायुसेना, वैदेशिक अधिकारिता, नागरिकता, देशीकरण और अन्य देशीय आदि जैसे विषय शामिल हैं, ठीक है। राज्य सूची में कौन कौन से होते हैं? कृषि, पुलिस, कारागार, स्थानीय शासन, लोक स्वास्थ्य, भूमि, एल्कोहल आदि जैसे विषय शामिल हैं, ठीक है। और समवर्ती सूची ऐसी सूची होती है जिसमें जो है केंद्र और राज्य मिलके जो है कानून बनाते हैं, ठीक है। और ऐसे मामलों में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के जो है दोनों मतलब मिल के साथ में बनाते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। कौन कौन सी चीज़ें? शिक्षा, वन, बाट माप, वन जीव जंतु और पक्षियों का संरक्षण और न्याय प्रशासन, ठीक है। ये पांचों जो है पहले राज्य सूची में थे, लेकिन इसको बाद में समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक।
तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 और 3। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचनों में निम्नलिखित में से कौन से निर्वाचक हो सकते हैं। ठीक, तो कौन से निर्वाचक हो सकते हैं? तो नगर पालिकाओं के सदस्य हो सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक नहीं हो सकते हैं, राज्य के विधायक हो सकते हैं, राज्य के सांसद नहीं हो सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसमें? राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचन में। ठीक, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है? ठीक है, तो कौन जो है कार्यवाहक के रूप में नियुक्त कर सकता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है। यदि अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का पद सदन द्वारा अगले अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को निर्वाचित किए जाने तक रिक्त रहता है तो राष्ट्रपति यानी लोकसभा नहीं, संसद के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सुर्खियों में रहने वाले व्हाइट चीक्ड मैकॉक मतलब जिसके जो है सफ़ेद गाल हैं, वो मैकॉक बंदर होता है, वो बंदर की प्रजाति है मैकॉक। तो कहाँ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला कथन है, इसकी गर्दन पर लंबे व घने बाल होते हैं और अन्य मैकॉक प्रजातियों की तुलना में इनकी पूंछ लंबी होती है। पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, हाल ही में क्या हुआ था कि जो है ZSI ने, जिसे कहते हैं भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों ने भारत में मध्य अरुणाचल प्रदेश से व्हाइट चिक्ड मैकॉक की उपस्थिति दर्ज की। यह खोज इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने भारत के स्तनपायियों में एक नए स्तनपायी को शामिल किया है। ठीक है, और व्हाइट चिक्ड मैकॉक इस क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य मैकॉकों से भिन्न होते हैं क्योंकि सफ़ेद गाल, गर्दन पर लंबे एवं घने बाल और लंबी पूंछ इनकी विशेषता होती है। ठीक, दूसरा कथन है, ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम WPA 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। तो दूसरा गलत है, ये बल्कि इन्हें अभी तक भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची में इन्हें शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, तो हमारा केवल जो है ऑप्शन ए सही है। ठीक है, केवल ए सही है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विभिन्न राज्य स्तरीय निर्वाचन कार्यालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, राज्य स्तर पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, ये सही नहीं है। ठीक है, जो होता है राज्य स्तर पर राज्य निर्वाचन आयोग की सहायता से मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे जिसे मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार के परामर्श से नियुक्त किया जाता है, ना कि राज्यपाल द्वारा। ठीक है, राज्यपाल यहाँ गलत दिए गए हैं। दूसरा है, जिला स्तर पर निर्वाचन अधिकारी जिसे रिटर्निंग ऑफिसर को जिले के जिला अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाता है। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा गलत है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो है 1951 की धारा 21 के अनुसार किसी संसदीय अथवा विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचन कार्य के संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर कहते हैं, का उत्तरदायी होता है। ठीक है, संचालन के लिए निर्वाचन अधिकारी उत्तरदायी होता है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार के किसी पदाधिकारी को राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्वाचन अधिकारी के रूप में नाम निर्देशित करता है। ठीक, इसके अलावा भारत का निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधानसभा और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी के कार्यों में सहयोग करने के लिए एक या अधिक सहायक निर्वाचन अधिकारी भी नियुक्त करता है। तो हमारा ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। दोनों मतलब गलत है, सही नहीं है पूछा है तो दोनों गलत हैं। ठीक है, एक और दो दोनों।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नगर निगमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नगर निगम के बारे में जानना है, ठीक है। तो हमारा कथन कहता है, पहला, राज्यों में इनकी स्थापना संबंधित राज्य विधान मंडलों के एक अधिनियम द्वारा की जाती है। सही स्टेटमेंट है, ठीक। नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु तथा अन्य शहरों के लिए किया जाता है, ठीक है। ये राज्यों से संबंधित राज्य विधानमंडल के अधिनियम द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत के संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। एक राज्य में सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक अधिनियम हो सकता है, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही होता है, ठीक है। नगर निगम के 3 प्राधिकरण होते हैं, कौन कौन से? परिषद, स्थायी समितियां और आयुक्त, ठीक। दूसरा है, महापौर नगर निगम का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक। नगर निगम आयुक्त जो है, नगर निगम आयुक्त परिषद और उसकी स्थायी समितियों द्वारा लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी होता है, ठीक है। इस प्रकार वह नगर पालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, कौन? नगर निगम आयुक्त, ना कि महापौर, ठीक है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और साधारणतया भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS समूह का एक सदस्य होता है, ठीक। तो हमारा पहला ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए, ठीक। अगला प्रश्न है, प्रमुख गैर नाटो सहयोगी MNNA दर्जे के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो पहला हमारा कथन है, अच्छा पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यह यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान किया गया एक पदनाम है, तो पहला हमारा ऑप्शन गलत है कथन, ठीक है। जो है क्योंकि प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी MNNA का दर्जा अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है, ठीक है, ना कि यूरोपीय संघ, अमेरिकी है, ठीक है, अमेरिकी, ठीक। अमेरिकी कानून के तहत एक पदनाम है जिसके अंतर्गत विदेशी भागीदारों को रक्षा, व्यापार एवं सुरक्षा सहयोग के क्षेत्रों में कुछ लाभ प्रदान किए जाते हैं, ठीक। दूसरा है, यह निर्दिष्ट देश के लिए सैन्य तथा आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है और साथ ही सुरक्षा प्रतिबद्धताओं को भी शामिल करता है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत है, ठीक है। क्योंकि जो है MNNA का दर्जा निर्दिष्ट देशों के लिए सैन्य और आर्थिक विशेषाधिकार प्रदान करता है, लेकिन इसमें कोई सुरक्षा प्रतिबद्धता शामिल नहीं है, ठीक है, सुरक्षा प्रतिबद्धता शामिल नहीं है। तो हमारे दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ना तो एक ना तो दो, ठीक है। सही है पूछा था तो मतलब दोनों गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। निजी सदस्य विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है कि यह संसद, अच्छा कौन सा कथन सही है पूछा है, यह संसद के ऐसे किसी भी सदस्य द्वारा पूरा स्थापित किया गया विधेयक है जो मंत्री नहीं है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ठीक है। संसद का प्रत्येक सदन जो मंत्री नहीं है निजी सदस्य कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल का कोई संसद जो है सदस्य जो मंत्री नहीं है वह निजी सदस्य होता है, ये जान लीजिए। दूसरा कथन है हमारा, इसका प्रारूप विधि विभाग के परामर्श से संबंधित विभाग द्वारा तैयार किया जाता है, तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्योंकि इसका प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी संबंधित सदस्य की होती है, ना कि संबंधित विभाग की। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। हमारा पहला कथन है, अच्छा कौन सा कथन सही है, किसी सदस्य को राज्यसभा के लिए कितनी भी बार नाम निर्देशित किया जा सकता है, तो पहला हमारा ऑप्शन सही है, ठीक है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त सदस्य कितनी भी बार जो है पुनः निर्वाचन तथा पुनः नाम निर्देशन के लिए पात्र होते हैं, ठीक। दूसरा है कि राज्यसभा का सामान्य कार्यकाल एक बार में 6 वर्ष का होता है, गलत है, ठीक है। क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और इसके और विघटन के अधीन नहीं है, इसका विघटन नहीं होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही है, बी गलत है।
आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, तो हमारा जो है कथन दिया गया है, कौन सा कथन सही है पूछा है। पहला कथन है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। गलत है। ठीक, क्यों? क्योंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप की तीसरी अनुसूची में शामिल किया गया है, ना कि दूसरी। यहाँ पे होना चाहिए तीसरी अनुसूची। क्या? तीसरी। ठीक, अब देखिए स्टेटमेंट को पढ़िए। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ और प्रतिज्ञान का वर्णन भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, ना कि दूसरी। दूसरा है भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी भी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिए वापस बुलाया जा सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अनुच्छेद जो है 128, क्या? अनुच्छेद 128 के तहत भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी भी समय राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी व्यक्ति से जो उच्चतम न्यायालय या फेडरल न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है या जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर चुका है, ठीक, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए संयुक्त रूप से अर्हित है, मतलब पात्र है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने का अनुरोध कर सकता है। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल 2। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है हमारा श्रीमान XYZ, कोई श्रीमान है, XYZ उनका नाम है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनना चाहते हैं। ठीक है, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु अर्हता क्या है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए न्यूनतम। ठीक है, आयु की, न्यूनतम आयु की एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, योग्यता, तो उसका जो है होनी चाहिए संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, इसके लिए जो है संविधान में कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो मैं कुछ बता देता हूँ कि जो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में अगर न्यायाधीश बनना चाहते हैं तो उनके लिए क्या शर्तें होनी चाहिए। तो उनके लिए शर्तें ये हैं कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, उसे किसी उच्च न्यायालय का ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। ठीक है, वो हाई कोर्ट में कम से कम या उसी तरह के किसी ऐसे न्यायालय में कम से कम 5 वर्ष का वो न्यायाधीश रहा हो। ठीक है, उसे किसी उच्च न्यायालय या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्षों के लिए अधिवक्ता मतलब एडवोकेट होना चाहिए। ठीक, राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेत्ता होना चाहिए। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं की गई है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 46 क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही है, मतलब कोई जो है उनकी आयु निर्धारित नहीं की गई है। अगला प्रश्न है हमारा इस्माइल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस्माइल योजना अगर आपने पढ़ा होगा चर्चा में काफ़ी रहा है। ठीक, चर्चा में रहता है हमेशा इस्माइल योजना। ठीक, तो पहला कथन है हमारा कि इस्माइल योजना से वंचित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है। ठीक है, इस्माइल योजना वंचित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए है, तो पहला हमारा कथन सही है। ठीक है, जो है इसे किसने शुरू किया है? देखिए इस्माइल योजना तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना इस्माइल आजीविका और उद्यम के लिए वंचित व्यक्तियों की सहायता को आरंभ किया गया है। ठीक है, दूसरा है हमारा स्टेटमेंट या आवास सुविधाएं और कौशल विकास प्रदान करती है। ठीक, तो ये भी सही है। ठीक, दूसरा भी सही है क्योंकि गरिमा गृह के रूप में आवास सुविधा, भोजन, वस्त्र, मनोरंजन की सुविधा, कौशल विकास के अवसर, मनोरंजक गतिविधियां और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करना इसका काम है। ठीक है, तीसरा है इसमें जिला अधिकारी के अधीन ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान है। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के विरुद्ध अपराधों के मामलों की निगरानी और ऐसे अपराधों का समय पर पंजीकरण
जांच और अभियोजन सुनिश्चित करने के लिए पुलिस महानिदेशक के प्रभार के अधीन प्रत्येक राज्य में ट्रांसजेंडर सुरक्षा प्रकोष्ठ का प्रावधान किया गया है। ठीक है, किसके? पुलिस महानिदेशक प्रभार, पुलिस महानिदेशक प्रभार के अंतर्गत। ठीक है, महानिदेशक प्रभार के अधीन जो है ऐसी व्यवस्था की गई है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक और दो सही है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। ठीक है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमारा पहला कथन है, अच्छा कौन सा कथन सही है पूछा है। हमारा पहला कथन है, इसे उन बच्चों के पुनर्वास और शिक्षा को सुनिश्चित करने हेतु गैप फंडिंग के लिए शुरू किया गया है, जिन्होंने कोविड-19 महामारी के कारण अपने माता पिता दोनों को खो दिया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है। ठीक है, इसके लिए इस योजना का क्या उद्देश्य है? इस योजना का उद्देश्य उन बच्चों की निरंतर तरीके से व्यापक देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जिन्होंने अपने माता पिता को कोविड-19 महामारी में खो दिया है। साथ ही इसका उद्देश्य उन बच्चों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से उनके कल्याण में मदद करना, उन्हें शिक्षा के माध्यम से सशक्त बनाना तथा 23 वर्ष, ठीक है, 23 वर्ष की आयु होने पर वित्तीय सहायता के साथ उन्हें एक आत्मनिर्भर अस्तित्व के लिए तैयार करना है। ठीक है, तो पहला हमारा सही है। दूसरा है कि इसमें 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर एकमुश्त 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई चिल्ड्रन हो आसपास आपके तो आप जरूर केयर करिए, जिन्होंने अपने जो है माता पिता खो दिए हैं कोविड-19 के लिए, तो वो इस योजना के हकदार हैं। ठीक है, ठीक है, बच्चों के बारे में ये स्कीम है। ठीक है, इस योजना का लाभ उन बच्चों को मिलेगा जिनकी जो है माता पिता की मृत्यु की तिथि के समय 18 वर्ष से कम उनकी बच्चों की आयु होनी चाहिए। ठीक है, 18 वर्ष से अधिक के बच्चों इसमें पात्र नहीं है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है, इसमें 18 से आयु के लिए मासिक वजीफा और 23 वर्ष की आयु होने पर एकमुश्त 10 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना अन्य बातों के साथ साथ इन बातों को समेकित दृष्टिकोण शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए गैप फंडिंग, अंतर्विशेषण मतलब अंतर वित्त पोषण, 18 वर्ष की आयु से मासिक वजीफा वृत्ति और 23 वर्ष की आयु होने पर 10 लाख रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान करने के माध्यम से सहायता प्रदान करती है। ठीक है, तो हमारे दोनों ऑप्शन सही हैं, ए और 1 और 2। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे अगला प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय का आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार है, तो ये है रिट क्षेत्राधिकार। ठीक है, रिट क्षेत्राधिकार जो है किसी न्यायालय का रिट के संबंध में उच्चतम न्यायालय का आरंभिक क्षेत्र अधिकार है, क्योंकि नागरिक सीधे उच्चतम न्यायालय जा सकते हैं। ठीक है, केवल मूल अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में, बाकी मामलों में नहीं। ठीक, हमारा जो है आखिरी प्रश्न देख लेते हैं 50, बाकी के प्रश्न अगले वीडियो में। लिखा है, हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्यों से नागरिकों के मूल कर्तव्यों को लागू करने हेतु एक याचिका का उत्तर देने के लिए कहा था। मूल कर्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला कथन है, वर्तमान में मौजूदा मूल कर्तव्य 14 मूल कर्तव्य हैं। गलत है, वर्तमान में जो है कितने मूल कर्तव्य हैं? 11 मूल कर्तव्य हैं, 14 नहीं 11 हैं। उम्मीद है आपको पता ही होगा 11 मूल कर्तव्य कौन कौन से हैं। 11 मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 का ए में शामिल किए गए हैं। ठीक है, ये जो 11 मूल कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51 ए में शामिल किए गए हैं। ठीक है, 10 तो पहले से कर्तव्य थे। 42वें संविधान संशोधन जो अधिनियम हुआ 1942 में, उसमें 11वां जोड़ा गया। ठीक है,
नहीं, 10 कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1942 द्वारा जोड़ा गया तथा 11वें मूल कर्तव्य को 86वें जो है 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा शामिल किया गया। ठीक है, इस प्रकार जो है हमारे कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। दूसरा स्टेटमेंट है हमारा, संविधान में उनके शामिल होने के बाद कर्तव्यों को समाविष्ट करने वाले भाग में केवल एक बार संशोधन किया गया है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, केवल एक बार संशोधन किया गया है। ये कर्तव्य जो है विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, हालांकि कोई न्यायालय किसी मामले पर निर्णय करते समय उन्हें ध्यान में रख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा बी सही है, केवल दूसरा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 50 प्रश्न आज के। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पसंद आया तो लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।